उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ब्लैक ज़ीरो ऐसी तंजीमें पूरी दुनिया में हशरातुल अर्ज़ की तरह फैली हुई हैं। हम किस किस के पीछे भागते रहेंगे। तंजीमें अमूमन आम असलाह ही सप्लाई करती रहती हैं, अलबत्ता खसूसी सप्लाई तनाज़ुर नादिर ही होती हैं, इसलिए मुझे ऐसी तंजीमों से कोई दिलचस्पी नहीं है। अलबत्ता कंप्यूटराइज्ड बारूदी सुरंगें वाकई इंतहाई हसास और अहम असला है, और मैंने जो मालूमात हासिल की हैं, ऐसी बारूदी सुरंगें सिर्फ एक्रीमियन फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल हैं या फिर बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के पास होंगी। हत्ता कि काफरिस्तान में भी इसकी मौजूदगी की इत्तला नहीं मिली, इसलिए मुझे इस सप्लाई में दिलचस्पी है। मैं ये सप्लाई ना सिर्फ रोकना चाहता हूँ बल्कि उसे पाकिस्तान के लिए हासिल करना चाहता हूँ। ये हमारे दिफा के लिए इंतहाई कीमती असलाह साबित होगा। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, ओह, आपकी बात दुरुस्त है। अब वाकई ही गैर जज्बाती अंदाज में सोचते हैं। ठीक है, मालूम कर लूँगा। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। ओके, तुम अपनी रवानगी के इंतज़ामात करके मुझे इत्तला दे देना। मैं फिर दानिश मंजिल में ही डेरा लगा लूँगा। शायद कोई बच्ची कच्ची दानिश किसी को कोने में पड़ी हुई मेरे नसीब में ही आ जाए। इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो भी इख्तियार हंस पड़ा और इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। टाइगर की आंखें खुली तो उससे जिस्म में दर्द की तेज़ लहर सी महसूस हुई। उसके साथ ही उसका शऊर एक झटके से बेदार हो गया। दूसरे लम्हे उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि वो इस वक्त एक बड़े से कमरे में दीवार के साथ फौलादी जंजीर के साथ बंधा हुआ था। लेकिन उसे इस अंदाज में बांधा गया था कि उसकी कलाइयों में फौलादी कड़े थे जिनके साथ फौलादी जंजीरें थीं, और ये दोनों जंजीरें उसके सर के ऊपर से दीवार में फौलादी कड़ों से मुंसलिक थीं। इस तरह उसके दोनों बाजू ऊपर को उठे हुए थे, जबकि उसके दोनों पैरों को भी इसी अंदाज में दीवार से नस्ब फौलादी कड़ों में जकड़ा गया था। टाइगर ने मुंह मोड़कर देखा तो दाएं तरफ जवाना भी इसी अंदाज में फौलादी जंजीरों में जकड़ा हुआ मौजूद था, और एक आदमी इसके बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था, जबकि कमरे में सामने 2-3 कुर्सियां मौजूद थीं, और इस इंजेक्शन लगाने वाले के अलावा और कोई आदमी वहां मौजूद ना था। इसी लम्हे वो आदमी मुड़ा तो टाइगर उसे देखते ही समझ गया कि यह आम सा गुंडा है। हम किसकी कैद में हैं उस्ताद? टाइगर ने इससे मुखातिब होकर कहा। उसने जानबूझकर लफ्ज़ उस्ताद बोला था क्योंकि उसे मालूम था कि आम सतह के गुंडे उस्ताद कहने से बेहद खुश हो जाते हैं। तुमने भोला के क्लब में दाखिल होकर ना सिर्फ भोला को हलाक कर दिया बल्कि उस्ताद शरफू के छोटे भाई करामत को भी हलाक किया है। इसलिए उस्ताद शरफू ने तुम्हें यहाँ मंगवाया है ताकि तुमसे अपने भाई का भरपूर इंतकाम ले सके। मेरा मशवरा है कि तुम जो दुआएं मांग सकते हो मांग लो, क्योंकि अब मौत के सिवा तुम्हारे पास और कोई अंजाम नहीं हो सकता। इस आदमी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो क्या हम गोलीमार होटल के नीचे कमरे में हैं? टाइगर ने उसकी तकरीर नज़रअंदाज करते हुए कहा। नहीं, ये धोबी घाट वाला अड्डा है, इस आदमी ने जवाब दिया और फिर तेज़ी से मुड़कर दरवाजे से बाहर चला गया। इसी लम्हे जवाना ने भी कराहते हुए आंखें खोल दी, जबकि टाइगर ने अपनी कलाइयों में मौजूद कड़ों को उंगलियां मोड़कर टटोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे उनके बारे में मालूम था कि ये लोग इंतहाई मुश्तिल मिजाज हैं। और फिर जबकि इस शरफू का भाई हलाक हो गया है तो हो सकता है कि वो अंदर दाखिल होते हुए इन पर फायरिंग शुरू कर दें, और फिर चंद ही वक्त में इसने कड़ों में मौजूद बटन प्रेस कर दिए। ये हम कहाँ हैं टाइगर? इस लम्हे जवाना की आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर ने उसे तफसील बताई, और फिर उससे पहले कि जवाना कोई और बात करता कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक त्योकामत वर्जिशी जिस्म का मालिक आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो सर से गंजा था और उसके एक कान में छोटी सी बाली थी। उसने जीन्स की पैंट और जर्द रंग की फूलदार हाफ आस्तीन की शर्ट पहन रखी थी। इसके चेहरे पर जख्मों के बेशुमार मंदमिल निशानात थे और उसकी छोटी छोटी आंखों में तेज चमक थी। उसकी ठोड़ी हथौड़ों जैसी की तरह आगे बढ़ी हुई थी। वो अपने चेहरे और अंदाज से ही बड़ा बदमाश दिखाई दे रहा था। उसके पीछे वही आदमी जिससे उन्हें ने इंजेक्शन लगाए थे, इस वक्त उसके हाथ में बड़ा सवार वो कूड़ा था। तो तुम हो वो बदबख्त जिन्होंने मेरे भाई करामत को ये हाल किया है? गंजे ने अंदर दाखिल होते ही धाड़ते हुए कहा। तुम्हारा नाम शरफू है? टाइगर ने मुतमईन से लहजे में कहा। हाँ, मेरा नाम शरफू है, और इसे अच्छी तरह याद कर लो ताकि कब्र में भी तुम्हें यह नाम याद रह जाए और तुम खौफ से कांपते रहो। शरफू ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ सा नजर आ रहा था। हम तो तुम्हें खुद तलाश करते फिर रहे थे,
अच्छा हुआ कि तुमने हमें खुद ही यहाँ बुलवा लिया। टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम है कि तुम मुझे तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन तुमने ना सिर्फ मेरे आदमियों को हलाक किया बल्कि मेरे छोटे भाई को भी हलाक कर दिया, इसलिए अब तुम्हारी मौत इबरतनाक होगी। शर्फू ने कहा, चलो जिस कदर जी चाहे इबरत हासिल कर लेना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, बस पहले इतना बता दो कि तुम्हारा बड़ा उस्ताद कालू कहाँ होता है। टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उस्ताद कालू के बारे में कोई नहीं जानता, शायद उसका अपना साया भी उसके बावजूद उससे बाखबर नहीं रहता। शर्फू ने करख से लहजे में जवाब दिया और उसके साथ ही उसने गर्दन मोड़कर साथ खड़े हुए इस आदमी की तरफ देखा जिसके हाथ में कोड़ा था। चलो शुरू हो जाओ, पहले इस ज्यादा बोलने वाले की बोटियां उड़ा दो, फिर इस काले देव की बारी आएगी। शर्फो ने उससे मुखातिब होकर कहा, यस बॉस, इस आदमी ने कहा और कोड़े को चटखाता हुआ तेजी से टाइगर की तरफ बढ़ने लगा। टाइगर, इसी लम्हे जवाना ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा, फिक्र मत करो जवाना। टाइगर ने जवाब दिया तो जवाना ने सर हिला दिया। शुरू हो जाओ, खबरदार अगर तुम्हारा हाथ रुका। शर्वो ने यखलख्त कहते हुए कहा तो इस आदमी ने बिजली की सी तेजी से कोड़े वाला हाथ उठाया ही था कि टाइगर ने उंगलियों पर दबाव डाल दिया और कटाक की आवाज के साथ ही उसकी कलाइयों में मौजूद दोनों जंजीरें खुलकर दीवार के साथ जा टकराए और उसके साथ ही टाइगर तेजी से अपने कदमों पर झुक गया। उसके इस अंदाज में उसे कोड़े की जरब से तो बचा लिया क्योंकि कोड़ा शट्राफ के साथ दीवार से जा टकराया। ये उसने किस तरह हाथ खोल लिए, शर्फू ने उछलकर उसे देखते हुए कहा, लेकिन इसी लम्हे टाइगर का जिस्म हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ आया और दूसरी बार कोड़ा लिए हाथ में खड़ा हुआ वो शख्स उसके मुंह से यखलख्त चीख निकली और वो कुर्सी से उठकर खड़े हुए शर्फू पर जा गिरा। उसे इस अंदाज में घुमाकर फेंका था कि उसका जिस्म घूमता हुआ शर्फू से जा टकराया था और कोड़ा इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था और दोनों चीखते हुए एक दूसरे से टकरा कर नीचे गिरे ही थे कि इसी लम्हे हल्के से धमाके की आवाज के साथ ही जवाना के दोनों बाजू आजाद हो गए। उसने दीवार में नसब दोनों फौलादी कड़े ही झटके से बाहर निकाल लिए थे। जंजीरें और कुंडे उसके बाजुओं से ही लटक रहे थे, जबकि टाइगर का जिस्म जिस तेजी से आगे की तरफ बढ़ा था उसी तेजी से वापस सिमटा और चंद लम्हों में उसने अपने पैरों में मौजूद कड़ों के बटन खोल दिए। इधर जवाना ने भी यही काम किया और वो भी बिजली की सी तेजी से अपने पैरों पर झुका था। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि जब तक शर्फू और उसका आदमी जो एक दूसरे से टकरा कर कुर्सी समेत नीचे गिरे थे उठकर खड़े होते, टाइगर और जवाना दोनों के कड़ों की गिरफ्त से आज़ाद हो चुके थे। टाइगर ने आज़ाद होते ही लंबी छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो इस आदमी के हाथ से निकलकर गिरने वाला खारदार कूड़ा झपट कर सीधा हो गया, जबकि जवाना ने इस दौरान अपने बाजुओं से मुंसलिक कड़े हटा दिए थे और अब वो चारों एक दूसरे के सामने खड़े थे। तुमने ये सब कैसे कर लिया? शर्फू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और टाइगर ये देखकर मुस्कुरा दिया कि शर्फू के चेहरे पर खौफ के तासुरात मौजूद न थे। उसका मतलब था कि वो खासे मजबूत आसाब का मालिक है। इसी लम्हे टाइगर ने देखा कि वो जिसके हाथ में कोड़ा था उसका एक हाथ तेजी से उसकी जेब की तरफ बढ़ रहा था। टाइगर समझ गया कि वो जेब से रिवॉल्वर निकालना चाहता है क्योंकि उसकी जेब का मखसूस उभार बता रहा था कि इसमें रिवॉल्वर मौजूद है, जबकि शर्फू ने चूंकि शर्ट पहन रखी थी इसलिए उसके पास असलाह न था। अपना हाथ जेब से दूर रखो मिस्टर, टाइगर ने कहा और इसके साथ ही शटराब की आवाज के साथ ही कोड़ा बिजली की सी तेजी से जाता हुआ इस आदमी के बाजू पर पड़ा और वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर एक तरफ जा गिरा। इसे खत्म कर दो टाइगर, यहाँ काम सिर्फ इस शर्फू से है, उसने बड़े एहतमीनान भरे लहजे में कहा। तो टाइगर का हाथ एक बार और उठा और इस बार कोड़ा इस आदमी की गर्दन से लिपट कर जब वापिस आया तो आदमी की हलक से खड़खड़ाहट की आवाज़ें निकलती हैं, जबकि शर्फू होंठ भींचे खामोश खड़ा रहा। तुम दोनों मेरी तवक्को से ज़्यादा होशियार हो, बहरहाल अब तुम यहाँ से बचकर ना जा सकोगे, शर्फू ने करख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि इस कालू का पता बता दो वरना। जवाना ने इसकी तरफ बढ़ते हुए सख्त लहजे में कहा, लेकिन इसी लम्हे शर्फू ने उसकी बात का कोई जवाब ना देने की बजाय अचानक इंतहाई माहिराना अंदाज में जवाना पर फ्लाइंग किक लगा दी। लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ हवा में उछला और उकबी दीवार से एक धमाके से टकरा कर नीचे फर्श पर जा गिरा। जवाना ने इसके जिस्म को मखसूस अंदाज में थपकी देकर हवा में उछाल दिया था। नीचे गिरकर शर्फू वाकई ही इस तरह उठकर खड़ा हो गया जैसे उसके जिस्म में हड्डियों की जगह स्प्रिंग लगे हुए हों, जबकि जवाना उसे उकब में उछाल कर तेजी से उसकी तरफ मुड़ गया और टाइगर इस दौरान दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर जा चुका था। अब कमरे में जवाना और शर्फू ही आमने सामने खड़े थे। हाँ, अब आखिरी बार कह रहा हूं कि कालू के मुतल्लिक बता दो,
वरना, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, शरफू ने कहा और उसके साथ ही उसने यखलख्त गौता मारा और फिर वो वाकई बिजली की सी तेजी से साइड में जाकर जवाना की उकबी तरफ पहुंच गया। जवाना उछलकर मुड़ने ही लगा था कि शरफू का बाजू पूरी कुव्वत से जवाना की पसलियों पर पड़ा और जवाना बेइख्तियार लड़खड़ाता हुआ 2 कदम साइड पर हटने पर मजबूर हो गया। फिर जैसे ही जवाना कदम साइड पर हटाकर शरफू ने अचानक किसी गुस्सेले मेंढे की तरह पूरी कुव्वत से जवाना के सीने पर सर की भरपूर टक्कर मार दी। एक धमाका हुआ। जवाना उछलकर 2 कदम पीछे हटा लेकिन वो गिरने से बच गया था। लेकिन पीछे हटते हुए जवाना के दोनों बाजू बिजली की सी तेजी से शरफू पर पड़े और शरफू इस बार चीखता हुआ मुंह के बल एक धमाके से गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही वो एक बार फिर किसी स्प्रिंग की तरह निकलकर ना सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि जवाना के मुमकिना हमले से बचने के लिए पीछे हटता चला गया। बस अब मोहलत खत्म, तुमने बहुत उछल कूद कर ली है, जवाना ने होंठ चबाते हुए कहा। और फिर जिस तरह बिजली चमकती है, जवाना ने भारी भरकम वजूद के बावजूद आगे की तरफ छलांग लगाई और शरफू ने इसके इस हमले से बचने के लिए तेजी से दाएं तरफ गौता मारा। लेकिन दूसरे लम्हे वो हवा में कलाबाजी खाकर एक जोरदार धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरा। उसका जिस्म नीचे गिरकर तेजी से हरकत कर रहा था। जवाना अब इत्मीनान से आगे बढ़ा और उसने झुककर उसको हाथ से उसके कंधे पर रखा और दूसरा हाथ उसके सर पर रखकर उसके दोनों हाथों को मखसूस अंदाज में घुमाया और इसके साथ ही उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है। उसका इंतहाई तेज़ी से बिगड़ता हुआ चेहरा नॉर्मल होता चला गया, लेकिन अब जिस्म बेहिस्सो हरकत हो चुका था और उसकी आंखें बंद थी, बेहोश हो चुका था। इस लम्हे दरवाज़ा खुला और जवाना तेज़ी से मुड़ा। कमरे में टाइगर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में अब मशीन पिस्टल था जबकि दूसरे हाथ में वही खारदार कोड़ा। यहाँ 2 आदमी और मौजूद थे जिन्हें मैंने हलाक कर दिया है, ये मर चुका है, टाइगर ने चौंक कर कहा। नहीं, मैंने इसे सिर्फ बेहोश किया है क्योंकि इस बहरहाल कालू का पता मालूम करना है, जवाना ने कहा। तो इसने कुछ नहीं बताया, टाइगर ने आगे बढ़ते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, खासा सख्त जान आदमी है, इसलिए अगर मैं उसे बेहोश ना करता तो ये कुछ बताए बगैर ही ख़त्म हो जाता, जवाना ने ऐसे में कहा कि टाइगर समझ गया कि जवाना ने ना जाने किस तरह अपने आप को कंट्रोल में रखा होगा। उसे जंजीरों में बांध देते हैं, फिर इत्मीनान से पूछ कुछ कर लेंगे, टाइगर ने कहा। तो जवाना ने अस्बात में सर हिला दिया और चंद लम्हों बाद जिन कुंडों से टाइगर जकड़ा हुआ था इनमें शरफू को जकड़ दिया गया। ये कोड़ा मुझे दो और तुम बाहर का ख्याल रखो, जवाना ने पीछे होते हुए कहा। तुमने इस पर कोड़े बरसाए तो दूसरे कोड़े पर इसकी रूह परवास कर जाएगी, इसलिए ये काम मुझे करने दो और बाहर की फिक्र मत करो, मैंने चेकिंग कर ली है, ये आबादी से हटकर है, टाइगर ने कहा। ओके, फिर तुम पूछ कुछ कर लो, जवाना ने कहा और कुर्सी पर बैठा और टाइगर ने मशीन पिस्टल जेब में रखा और कोड़े को फर्श पर लाकर वो शरफू की तरफ बढ़ गया। उसने दोनों हाथ उठाकर शरफू के मुंह और नाक पर रख दिए। चंद लम्हों बाद शरफू के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो टाइगर ने हाथ हटाए और पीछे करके उसने फर्श पर पड़ा हुआ कोड़ा उठा लिया, जबकि जवाना इत्मीनान भरे अंदाज में कुर्सी पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद शरफू करहाता हुआ होश में आ गया। उसने होश में आते ही वहशियाना अंदाज में अपने आप को जंजीरों में छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चंद ही लम्हे बाद उसकी कोशिश ख़त्म हो गई और वो होंठ पीछे खामोश खड़ा हो गया। तुमने अपनी कोशिश कर ली शरफू, इस मकान में तुम्हारे बाहर 2 आदमी हलाक हो चुके हैं और अब तुम्हारी चीखें दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम उस्ताद कालू के बारे में तफसील बता दो, टाइगर ने कहा। समझे, मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। और सुनो, अब बहरहाल अब जिंदा नहीं बच सकोगे क्योंकि उस्ताद कालू को मालूम है कि मैं यहाँ लाया गया है, शरफू ने कहा। ओह, कैसे, टाइगर ने चौंक कर पूछा। इसका फ़ोन आया था, उसे मेरे छोटे भाई करामत की मौत की इत्ला मिल गई है। मैंने उसे बता दिया है कि मेरे आदमी तुम्हें तलाश कर रहे हैं और तुम्हें बेहोश करके यहाँ लाया जाएगा, शरफू ने जवाब दिया। फिर तुमने कहा होगा कि तुम मेरे बारे में उससे रिपोर्ट कर दोगे, क्यों, टाइगर ने कहा। हाँ, मैंने उसे बताना है कि तुम दोनों का ताल्लुक किस पार्टी से है और तुम क्यों टागोरा में इस किस्म के काम कर रहे हो, शरफू ने कहा। ये रिपोर्ट तुम उसे फ़ोन पर दोगे, टाइगर ने कहा। हाँ, शरफू ने जवाब दिया। किस नंबर पर, टाइगर ने पूछा। तुम शायद सोच रहे हो कि इस नंबर के बारे में मालूमात हासिल करके तुम उस्ताद कालू तक पहुंच जाओगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं, शरफू ने कहा।
तुम सिर्फ नंबर बता दो, बाकी हम क्या करते हैं क्या नहीं ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है। टाइगर ने कहा, मुझे नहीं मालूम। शर्फू एक बार फिर बिगड़ गया। मैं तो सोच रहा था कि ख्वामख्वाह तुम पर कूड़े बरसाने की मुशक्कत से बच जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा जिस्म शायद कूड़े खाने के लिए बेहद शौकिया है। टाइगर ने कहा और उसके साथ ही उसका हाथ घूमा और दूसरे लम्हे कमरा शर्फू के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। उसकी चीख खत्म भी ना हुई थी कि एक बार फिर स्टॉप की आवाज़ के साथ शर्फू के मुंह से पहले से भी ज़्यादा चीख निकली। उसकी आवाज़ फट गई थी और जिस्म पर सुर्ख लकीरें भी नजर आने लगी थी। बोलो, कहाँ है कालू, बोलो, टाइगर ने कहा और उसके साथ ही उसका हाथ किसी मशीन की तरह मुसलसल चलने लगा। लेकिन चंद लम्हों बाद उसने अपना हाथ रोक लिया क्योंकि शर्फू की गर्दन ढलक चुकी थी। वो बेहोश हो चुका था। उसका जिस्म अब खासा जख्मी नजर आ रहा था। वाकई ही खासा सख्त जान आदमी है, टाइगर ने कहा और इसने कूड़ा वहीं फेंका और आगे बढ़कर उसने शर्फू का मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद शर्फू के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो टाइगर पीछे हटा और एक बार फिर फर्श पर पड़ा हुआ कूड़ा उठा लिया। उसका हाथ हल्का है टाइगर। कूड़ा मुझे दो, फिर देखो कि पहले ही कोड़े के बाद इसकी रूह कैसे बोलती है, जवाना ने कहा। इससे पहले ही परवास कर जाएगी, इसलिए ये काम मुझे ही करने दो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाना भी बेख्तियार इसी लम्हे शराफू को कराहता हुआ होश में आ गया। तो पानी, मुझे पानी दो, शर्फू ने कराहते हुए कहा। पानी नहीं शराब मिलेगी, लेकिन फ़ोन नंबर पहले बताना पड़ेगा वरना मेरा हाथ फिर हरकत में आ जाएगा, टाइगर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मुझे पानी दो, मैं बता देता हूँ, शर्फू ने रुक रुक कर कहा। पहले बताओ और ये सुन लो कि मैं फ़ोन पर तुम्हारी इससे बात कराऊंगा, कन्फर्मेशन कराऊंगा, इसलिए गलत नंबर ना बताना, टाइगर ने कहा। तो शर्फू की आंखें में तेज़ चमक उभर आई और टाइगर भी इख्तियार मुस्कुराया क्योंकि वो इस चमक की वजह समझता था और उसने इसलिए ये बात की थी कि वो शर्फू की बात कालू से करा देगा। उसे मालूम था कि शर्फू के ख्याल के मुताबिक वो कालू को फ़ौरन ही अपने बारे में इशारा देगा और तो फ़ौरन इस बार जल्दी से नंबर बता दिया। मैं फ़ोन ले आऊँ फिर बात होगी, टाइगर ने कहा और उसे मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। तो मुझे पानी पिला दो, शर्फू ने कहा। हिम्मत करो, 2-4 कोड़े खाकर तुम्हारी ये हालत हो रही है, पहले ही बता देना था, जवाना ने मुंह बनाते हुए सर्द लहजे में कहा। पानी दे दो, पानी, शर्फू ने धीमे हुए लहजे में कहा और फिर चंद लम्हों बाद उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई जबकि जवाना वैसे ही कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद कार्डलेस फ़ोन पीस उठाए अंदर दाखिल हुआ टाइगर। अरे ये फिर बेहोश हो गया, टाइगर ने कहा। हाँ, पानी मांग रहा था, लेकिन मैं सांपों को दूध पिलाने का कायल नहीं हूँ। ये अब तक इसलिए ही जिंदा नजर आ रहा है कि इससे मालूमात हासिल करनी थी, जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। नीचे तो काफ़ी बड़ा तहखाना है जिसमें असलाह की पेटियां भरी हुई हैं और इसकी एक साइड पर ऑफिस बना हुआ है जिसमें फ़ोन भी था और साथ ही कार्डलेस फ़ोन भी मौजूद था। और इस कालू का पता चलाओ, मुझे इस अहम काना उछल कूद से बड़ी बोरियत हो रही है, जवाना ने कहा। तो टाइगर ने मुस्कुराते हुए फ़ोन किया और फिर शर्फू के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई थी। शर्फू बोल रहा हूँ, टाइगर ने जानबूझकर उसके लहजे में कहा जैसे शर्फू इंतहाई ज़ख्मी हालत में बोल रहा हो। उसने अपने तौर पर कोशिश की थी कि शर्फू की आवाज़ और लहजे को नकल कर ले, लेकिन चूंकि उससे मालूम था कि अभी वो इस फ़ोन में इमरान जैसा माहिर नहीं है, इसलिए ज़ख्मी होने के तासुर में बात करने की कोशिश की। शर्फू, तुम क्या हुआ, ये तुम किस तरह बोल रहे हो? मैं उस्ताद कालू का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया। मैं ज़ख्मी हूँ, टाइगर ने कहा। ओह, किसने तुम्हें ज़ख्मी किया है, कहाँ से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से पहले की तरह चीखते हुए लहजे में कहा गया। वो दोनों बहुत ख़तरनाक थे, उन्होंने मुझे ज़ख्मी कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें हलाक कर दिया है, टाइगर ने कहा। ओह, इस टाइगर और इस काले हबशी की बात कर रहे हो, क्या वो हलाक हो गए हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, टाइगर ने कहा। ओह, ये अच्छा हुआ, तुम कहाँ से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से कहा गया। धोबी घाट वाले अड्डे से, टाइगर ने जवाब दिया। ओह अच्छा, ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं डॉक्टर को लेकर तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, कालू ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, टाइगर ने कहा और उसके साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। वेरी गुड, ये अच्छा हुआ कि कालू खुद यहीं आ रहा है, टाइगर ने फ़ोन बंद करते हुए कहा।
ظاہر ہے اس نے تو آنا ہی تھا کیونکہ یہ شرفو یقیناً اس کا آدمی ہے۔ بہرحال اب دونوں کو پکڑ کر ان سے اس ڈاکورہ کے سارے علاقے کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے یہاں جنرل آپریشن کریں گے۔ جوانا نے اٹھتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آؤ باہر، ہمیں پوری طرح محتاط رہنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ استاد اپنے ساتھ 2-4 بدماش لے آئے، ٹائیگر نے کہا اور جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر باہر آ کر ان دونوں نے نیچے تہہ خانے میں سے ضروری اسلحہ اٹھایا اور پھر ایسی جگہوں پر چھپ کر بیٹھ گئے کہ کالو پر آسانی سے ہاتھ ڈالا جا سکے۔ ابھی انہیں وہاں آئے نصف گھنٹہ ہوا تھا کہ باہر کاریں رکنے کی آواز سنائی دی۔ پھر ایسی آوازیں سنائی تھیں جیسے کافی سارے لوگ کاروں کے دروازے کھول کر نیچے اترے ہوں، اور چند لمحوں بعد یکلخت فضا میں سائیں کی تیز آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی 3 لوگ کئی خوفناک میزائل اڑتے ہوئے اس عمارت سے ٹکرائے اور اس کے ساتھ ہی انتہائی خوفناک دھماکے ہوئے، اور جوانا اور ٹائیگر دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ میزائل ان کے سر پر پھٹے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذہنوں پر آخری بات یہی ابھرا تھا کہ وہ آخرکار ان بدماشوں کے ہاتھوں موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک بڑے سے کمرے میں سہاگنی کی جہازی سائز کی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک لمبے قد لیکن دبلے پتلے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی اکڑے ہوئے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مکاری اور عیاری کے ساتھ ساتھ خباثت بھی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سانپ کی آنکھوں جیسی تیز چمک تھی۔ اس کے سر کے بال کافی بڑے تھے اور انہیں پیشانی سے سر کے پچھلے حصے کی طرف الٹا کر جمایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی خنک پیشانی بھی کافی چوڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کے دائیں گال پر ایک بڑا سیاہ رنگ کا دل تھا اور بائیں گال پر نیلے رنگ کا ستارہ کھدا ہوا تھا۔ یہ استاد کالو تھا، ٹاکورا کا بے تاج بادشاہ۔ میز پر کئی رنگوں کے فون سیٹ رکھے ہوئے تھے اور استاد کالو نے باقاعدہ گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور تیز سرخ رنگ کی ٹائی لگائی ہوئی تھی۔ کوٹ کے اوپر والی جیب میں سرخ رنگ کا طے شدہ رومال تھا۔ اپنے انداز سے وہ ایک عام بدماش کی بجائے کسی بڑی تنظیم کا سربراہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں سے شراب اٹھا کر گھونٹ لیتا اور پھر بوتل میز پر رکھ دیتا کہ سامنے پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس، استاد کالو نے تیز لہجے میں کہا، ٹونی کی کال ہے باس۔ دوسری طرف سے ایک موتبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، استاد کالو نے کہا۔ باس، میں ٹونی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک موتبانہ آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے ٹونی؟ استاد کالو نے تیز اور خاصے دھیمے لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہو چکی ہے باس، دھوبی گھاٹ والے اڈے کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے موتبانہ لہجے میں کہا۔ لاشیں چیک کی ہیں، کالو نے کہا۔ باس، اندر موجود اسلحہ کے ذخیرے کی وجہ سے وہاں انتہائی تباہی ہوئی ہے، اس لیے لاشوں کے تو پرزے اڑ گئے ہوں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب تم واپس جاؤ، استاد کالو نے مطمئن لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے جسم پر چست جینز کی پینٹ اور پھولدار شرٹ تھی۔ وہ خاصی خوبرو لڑکی تھی۔ او ماریا، تم آؤ بیٹھو، استاد کالو نے اسے چونک کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے دھوبی گھاٹ والے اڈے کو میزائلوں سے تباہ کر دیا، ماریا نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ استاد کالو کی اکلوتی بیٹی تھی اور استاد کالو سے باقاعدہ مارشل آرٹ، نشانے بازی اور اس قسم کے دوسرے فنون کے بڑے بڑے ماہروں سے تعلیم دلائی تھی، اس لیے ماریا اب استاد کالو کی نمبر 2 تھی، اور ماریا لڑائی پھڑائی کے فن میں اس قدر باہر ہو گئی تھی کہ اچھے اچھے بدماش اس کا نام سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیا کرتے تھے۔ ہاں، اور مجھے افسوس ہے کہ ماریا کہ شرفو بھی اس چکر میں مارا جا چکا ہے، استاد کالو نے کہا تو ماریا بے اختیار اچھل پڑی۔ شرفو مارا جا چکا ہے؟ کیا مطلب؟ کس نے مارا ہے اسے؟ کیوں؟ ماریا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر افسوس کے ساتھ ساتھ غصے کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ شرفو اور اس کے درمیان خاصے گہرے دوستانہ تعلقات تھے اور پورے گینگ میں یہ مشہور تھا کہ ماریا اور شرفو کی شادی ہو جائے گی، اور کالو بھی شرفو کو بے حد پسند کرتا تھا۔ 2 آدمی ہمارے خلاف کام کر رہے تھے، ان میں سے ایک کا نام ٹائیگر ہے، وہ دارالحکومت کی زیر زمین دنیا کا آدمی ہے اور بڑے بڑے لوگوں میں ہاتھ ڈالنے کا عادی ہے۔ دوسرا ایک دیوہیکل حبشی ہے، اس کا نام جوانا ہے اور وہ ایک تنظیم سنیک کلرز کا چیف ہے، اور کچھ عرصہ قبل دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں انتہائی بے دردی سے قتل عام کر دیا تھا۔ بہرحال وہ ٹاگورا میں ہمارے سیٹ اپ کے خلاف کام کر رہے تھے کہ اچانک مجھے اطلاع ملی کہ ان دونوں نے مقامی بدماش بھولا کے کلب میں داخل ہو کر وہاں بھولا کو ہلاک کر دیا۔
اور وہاں شرفو کا چھوٹا بھائی کرامت بھی ہلاک ہو گیا۔ میں نے شرفو سے بات کی تو شرفو نے مجھے بتایا کہ اسے کرامت کی اطلاع مل چکی ہے اور اس کے آدمی ان دونوں کو تلاش کر رہے ہیں، اور اس نے اپنے آدمیوں کو کہہ دیا کہ وہ انہیں تلاش مارنے کی بجائے بے ہوش کر کے دھوبی گھاٹ والے اڈے میں لے جا کر زنجیروں سے جکڑ دیں، کیونکہ شرفو اپنے ہاتھوں سے انہیں موت کا انتقام ان دونوں سے لینا چاہتا تھا۔ میں چونکہ شرفو سے واقف تھا اس لیے میں نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور پھر اچانک مجھے شرفو کی کال ملی، لیکن میں نے پہچان لیا کہ یہ شرفو نہیں بول رہا۔ میں نے وائس چیکنگ کرنے والی مشین آن کر دی تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ بولنے والا شرفو نہیں ہے، البتہ کال دھوبی گھاٹ والے اڈے سے ہی ہو رہی تھی۔ میں نے اس آدمی کو کہہ دیا کہ میں خود آ رہا ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ دھوبی گھاٹ والے اڈے میں نے خصوصی انتظامات کر رکھے ہیں۔ چنانچہ میں نے آپریشن روم میں جا کر جب وہاں کی چیکنگ کی تو سکرین پر سب کچھ صاف نظر آ گیا۔ شرفو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے جسم پر انتہائی بے دردی سے کوڑے برسائے گئے تھے اور وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھی بھی ہلاک ہو چکے تھے اور وہاں وہی دونوں ٹائیگر اور جوانا صحیح سلامت موجود تھے، اور وہ میرا انتظار کر رہے تھے تاکہ مجھے پکڑ کر ہلاک کر سکے، جس پر میں نے ٹونی کو حکم دیا کہ دھوبی گھاٹ والے اڈے کو میزائلوں سے اڑا دیا جائے، اور ابھی اس کی رپورٹ ملی ہے کہ اس نے حکم کی تعمیل کر دی، اور چونکہ وہاں اسلحے کا سٹور بھی تھا اس لیے وہاں ایسی خوفناک تباہی ہوئی کہ وہاں لاشوں کے بھی پرزے اڑ گئے۔ استاد کالو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو ماریا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ نے میرے دل میں یہ بتا کر ٹھنڈک ڈال دی کہ آپ نے فوری طور پر شرفو کی موت کا انتقام لے لیا۔ ماریا نے کہا، مجھے معلوم ہے ماریا کہ تم شرفو کو پسند کرتی ہو اور تم اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ہمارے پیشے میں موت اور زندگی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اس لیے تم زیادہ افسوس مت کرنا۔ استاد کالو نے کہا، مجھے واقعی شرفو کی موت کا سن کر افسوس ہوا ہے ڈیڈی، لیکن میں نے شرفو سے شادی کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شرفو میرا صرف دوست تھا اور بس، وہ عام ذہنی سطح کا آدمی تھا، جبکہ میں تو اس سے شادی کروں گی جو بلند ذہنی سطح کا ہو میری طرح، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ ماریا نے کہا تو استاد کالو کے چہرے پر اطمینان کی تاثرات ابھر آئے، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی سفید فون کی گھنٹی بج اٹھی تو استاد کالو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہ ڈائریکٹ فون تھا اور اس فون کا نمبر صرف بیرون ملک اس کے خاص آدمیوں کو ہی معلوم تھا، اس لیے اس نے فون کی گھنٹی بجنے کا مطلب تھا کہ کال بیرون ملک سے کی جا رہی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ڈیسی بول رہا ہوں، استاد کالو ایکریمیا سے، اسی طرف سے ایک آواز سنائی دی تو استاد کالو بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ ڈیسی منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ایک بڑی سی تنظیم کا ہیڈ تھا، اور اس کا پاکیشیا میں بھی منشیات کے سمگلنگ کا ایک نیٹ ورک موجود تھا۔ اوہ ڈیسی، تم کیا بات ہے، بڑے عرصے بعد کال کی، استاد نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، کیونکہ اس کے اور ڈیسی کے درمیان خاصے بے تکلفانہ تعلقات تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بلیک ماسک نے پاکیشیا میں کام بند کر دیا ہے، حالانکہ تم نے اس کے نیٹ ورک کی یہاں کے عملی انچارج ہو، اور تمہاری صلاحیتوں کے بارے میں مجھے بھی معلوم ہے۔ دوسری طرف سے ڈیسی نے کہا، ہاں، یہاں دراصل ایک تنظیم ہے اسنیک کلرز، اس نے ہمارے خلاف کام شروع کر دیا تھا، اور سنا ہے کہ اس تنظیم کے پیچھے پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ہاتھ ہے، اور بلیک ماسک کے یہاں کے نمائندے آرتھر نے حماقت کی ہے کہ اس تنظیم کے 2 سرغنوں پر قاتلانہ حملہ کروایا۔ وہ تو بچ گئے، البتہ سیکرٹ سروس آرتھر کے پیچھے لگ گئی، اور پھر چیف آرتھر کو رابرٹ کے ہاتھوں ہلاک کرا دیا گیا، تاکہ اس آرتھر کی وجہ سے یہ لوگ چیف تک نہ پہنچ سکیں، اور اس کے ساتھ ہی چیف نے کام بھی بند کرا دیا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ان دونوں سرغنوں کو بھی ہلاک کرا چکا ہوں، اس لیے اب جب میں چیف کو اس کی اطلاع دوں گا تو یہ کام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ استاد کالو نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ سنو، اسے ابھی اطلاع نہ دینا۔ ڈیسی نے کہا تو کالو بھی اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ کیوں نہ دوں؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ کالو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سنو، بلیک ماسک نے بہادرستان خصوصی اسلحے کی خصوصی کھیپ بھجوانی ہے۔ اس نے کوشش کی ہے کہ پاکیشیا کی بجائے کافرستان سے سپلائی بھجوا دے، لیکن کافرستان میں بھی بلیک ماسک کا نیٹ ورک ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے اب بلیک ماسک نے میری خدمات حاصل کی ہیں کہ میں اپنے نیٹ ورک کے ذریعے یہ سپلائی کافرستان بھجوا دوں، اور میں نے یہ کام لے لیا ہے۔ اب اگر تم نے اسے اطلاع دی تو پھر وہ مجھ سے یہ مشن واپس لے لے گا، اور میں بھاری رقم سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے تمہیں کہا ہے کہ ابھی یہ خبر نہ دو، جب یہ سپلائی کافرستان پہنچ جائے تب دینا۔ ڈیسی نے کہا، لیکن ڈیسی، اس طرح ہمیں کیا ملے گا؟ ویسے بھی ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے رہے تو اس لیے تو میں نے ان دونوں کا خاتمہ کر دیا، یہ کام دوبارہ شروع ہو سکے۔ استاد کالو نے کہا، تمہیں اس سے زیادہ ملے گا جتنا بلیک ماسک بھیجتی ہے،
میں تمہیں فون بھی اس لیے کیا تھا، یہ تو اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا کہ وہ لوگ ختم ہو گئے، ورنہ میں تو ان کی زندگی سے بھی خطرہ مول لینے پر تیار تھا۔ بہرحال اب تو ویسے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کام اب بھی تو تم ہی کرو گے لیکن کام میرا ہوگا، ڈیسی نے کہا۔ اوہ میں سمجھ گیا، لیکن تمہارا یہاں اپنا نیٹ ورک بھی تو ہے، تم اس سے کام کیوں نہیں لیتے؟ استاد کالو نے کہا۔ میں نے ساری صورتحال کو اچھی طرح چیک کیا ہے، اس اسلحے اور منشیات کی سپلائی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرا نیٹ ورک اس پر اس انداز میں کامیابی سے کام نہیں کر سکتا جس طرح تم کر سکتے ہو، ڈیسی نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، بہرحال ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کالو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے پھر تیار رہنا، میں ایک ہفتے بعد تمہارے پاس پہنچوں گا اور پھر کام آگے بڑھائیں گے، ڈیسی نے کہا۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، استاد کالو نے کہا اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ کے ساتھ انہوں نے بٹن آف کر دیا۔ یہ خصوصی سپلائی کسی اسلحے کی ہوگی ڈیڈی، ماریا نے، کیونکہ کالو نے ماریا کی وجہ سے ہی لاؤڈر کا بٹن آن کیا تھا، اس لیے ماریا ڈیسی اور کالو کے درمیان ہونے والی تمام بات چیت سن رہی تھی۔ وہ ڈیسی کو بھی اچھی طرح جانتی تھی اور ڈیسی بھی اس کام سے واقف تھا، اور چونکہ سارے عملی کام ماریا ہی کرتی تھی اس لیے اس نے پوچھا تھا۔ جیسی بھی ہوگی، بہرحال ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کالو نے جواب دیا تو ماریا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جوزف رانا ہاؤس میں اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھا کہ کمرے میں تیز سیٹی کی آواز سنائی تھی تو جوزف بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے نکلا اور تیزی سے دوڑتا ہوا رانا ہاؤس کے آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تیز سیٹی کی آواز ابھی کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ یہ آواز کوشن کی ہے اور اسپیشل کونسن جوانا کے پاس تھا۔ جوزف نے یہ اسپیشل کوشن اس لیے دیا تھا کہ اگر کبھی اسے جوزف کی مدد کی ضرورت پڑ جائے اور اس پوزیشن میں ہو کے اسے کال بھی نہ کر سکے تو وہ اسپیشل کوشنز کا بٹن آن کر دے۔ جوزف کو نہ صرف اس کی خبر مل جائے گی بلکہ اسپیشل کوشنز کی ریسیونگ مشین میں موجود اس کے حکومت کے نقشے کی مدد سے اس پارٹ کو بھی چیک کر لیا جائے گا جو جوانا جس پہ موجود ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ سیٹی کی مخصوص آواز سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ جوانا کو اس کی مدد کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ آپریشن روم میں داخل ہو کر وہ دیوار کے ساتھ کھڑی ایک قد آدم مشین کی طرف بڑھا جس پر سرخ رنگ کا ایک بلب تیزی سے چل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے کئی بٹن پریس کیے تو جلتا بجھتا بلب بند ہو گیا۔ البتہ مشین کی سکرین پر ایک نقشہ ابھر آیا جس پر ایک جگہ سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ یہ نقطہ اس جگہ کی نشاندہی کر رہا تھا جہاں جوانا موجود تھا۔ جوزف نے غور سے اس علاقے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ٹاگورا کا مغربی حصہ دھوبی گھاٹ کے قریب۔ جوزف نے غور سے سکرین پر موجود تفصیلی نقشے کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کو آف کیا اور پھر اس نے رانا ہاؤس کے خودکار حفاظتی نظام کو آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار رانا ہاؤس سے نکل کر انتہائی تیز رفتاری سے ٹاگورا علاقے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عمران کو اطلاع دے کر جائے لیکن پھر اس نے اس کا ارادہ بدل دیا کہ جوانا بغیر کسی شدید ترین خطرے کے اسے کوشن نہیں دے سکتا تھا اور عمران کو اطلاع دینے پر بہرحال وقت لگ سکتا تھا، اس لیے اس نے رانا ہاؤس کو خودکار نظام آن کیا اور پھر ٹاگورا علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کی خاصی تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد وہ ٹاگورا علاقے میں داخل ہو گیا۔ وہ چونکہ پہلے بھی کئی بار اس علاقے میں آ چکا تھا، اس سے معلوم تھا کہ دھوبی گھاٹ کس علاقے میں واقع ہے۔ یہ دھوبی گھاٹ کس زمانے میں باقاعدہ آباد تھا کیونکہ یہاں سے ایک نہر گزرتی تھی جس کے پانی سے دھوبی کپڑے دھوتے تھے، لیکن یہ اب بند ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی دھوبی گھاٹ بھی ختم ہو گیا۔ اس علاقے کا نام دھوبی گھاٹ ہی رہ گیا تھا اور یہ علاقہ چونکہ آباد علاقے سے کافی دور تھا اس لیے یہاں باقاعدہ آبادی نہیں تھی، البتہ اکا دکا مکانات وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ سکرین پر اس نے خاص طور پر چیک کیا تھا کہ جہاں نقطہ جل بجھ رہا تھا، اس لیے یقین تھا کہ وہ اس اسپاٹ پر بغیر کسی سے کچھ پوچھے بغیر پہنچ جائے گا جہاں جوانا موجود ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ اس جگہ پہنچا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ وہاں ایک کافی بڑے مکان کا ملبہ موجود تھا۔ ملبہ کافی وسیع علاقے میں پھیلا ہوا تھا، اس میں سے ابھی تک دھواں نکل رہا تھا۔ جوزف نے پچھلی کسی تیزی سے اس ملبے کی طرف کار روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تقریباً دوڑتا ہوا اس ملبے کی طرف گیا۔ اس کی چھٹی حص نے اسے بتایا کہ جوانا یقیناً اس ملبے میں موجود ہے، لیکن کہاں ہے یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ ادھر ادھر ملبے کو ہاتھوں سے ہٹا کر چیک کیا جا رہا تھا کہ اچانک ایک جگہ اسے ایک آدمی کی لات دکھائی دی۔
उसने तेजी से मलबा हटाना शुरू कर दिया और दूसरे लम्हे वो देखकर बेहद उछल पड़ा कि ये टाइगर था जो मलबे में दबा हुआ था। उसने टाइगर को बाहर निकाला और फिर उसकी नाक और मुंह में भरी हुई मिट्टी उंगलियों की मदद से निकाला तो टाइगर का सांस बहाल होना शुरू हो गया। उसने जल्दी से उसके सीने पर मखसूस अंदाज में मालिश शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद जब टाइगर का सांस बहाल हो गया तो वो तेजी से और उसने इधर उधर का मलबा हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइगर की मौजूदगी का मतलब था कि जवाना भी यहाँ कहीं करीब ही मौजूद है। इस जगह जहां टाइगर दबा हुआ था मलबा काफी कम था, जबकि इससे कुछ फासले पर मलबा एक ऊंचा ढेर था। और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद इसने जवाना को भी ढूंढ निकाला। वो टाइगर से कुछ फासले पर एक सतून के नीचे दबा हुआ था। उसके जिस्म पर मलबे का ढेर मौजूद था। इसने उसकी नाक और मुंह से भी मिट्टी निकाली और जवाना के सीने पे भी मखसूस अंदाज में मालिश शुरू कर दी। और चंद लम्हों बाद जवाना तकरीबन डूबा हुआ तिल भी पूरी रफ्तार से चलने लगा। उसका सांस नॉर्मल हो गया। उसने उसे उठाया और दौड़कर उसने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और भारी भरकम जवाना को बड़ी मुश्किल से एक लिहाज से घसीटकर उसने दोनों सीटों के दरमियान ठोंस दिया। वापस मुड़ा, उसने टाइगर को उठाकर अगली सीट के ऊपर लिटा दिया। फिर दरवाज़ा बंद करके वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और लम्हे में एक झटके से उसने कार वापस मोड़ दी। उसका चेहरा सता हुआ था, क्योंकि टाइगर और जवाना दोनों की हालत सांस नॉर्मल हो जाने के बावजूद खतरे से बाहर ना हुई थी और अब दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि ये दोनों जिंदा स्पेशल अस्पताल में पहुंच जाएं। और फिर बगैर रुकावट के वो स्पेशल अस्पताल पहुंच गया और ये इत्फाक ही था कि उसने कार जाकर अस्पताल के मेन गेट पर रोकी तो इसी लम्हे डॉक्टर सदीकी भी कहीं जाने के लिए बाहर आ रहे थे। वो जोसेफ को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए जोसेफ को कार से निकलते देखकर वो बेइख्तियार रुक गए। डॉक्टर साहब, जवाना और टाइगर शदीद जख्मी हैं। जोसेफ ने सदीकी को देखते हुए चीख कर कहा, ओह, कहाँ हैं ये दोनों? डॉक्टर सदीकी ने तेज लहजे में कहा, कार की उकबी सीट पर। जोसेफ ने कहा तो डॉक्टर ने फौरन ही स्टाफ को हिदायत देनी शुरू कर दी और फिर इन दोनों को कार से निकालकर स्ट्रेचरों पर डालकर ऑपरेशन रूम की तरफ ले गए और सदीकी भी अपने स्टाफ के साथ उनके पीछे चले गए। जबकि ऑपरेशन रूम के बाहर बरामदे में मौजूद पंच पे बैठ गया जोसेफ, लेकिन उसके चेहरे पर अब एतमीनान के तासुरात थे, क्योंकि उसे यकीन था कि ये दोनों बच जाएंगे। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर सदीकी बाहर आ गए तो जोसेफ उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जोसेफ ने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है, दोनों की हालत खतरे से बाहर है। वैसे अगर उन्हें यहाँ आने में मजीद कुछ देर हो जाती तो मामला सीरियस भी हो सकता था। डॉक्टर सदीकी ने कहा, ओह, आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? जोसेफ ने कहा, अभी नहीं, कम से कम 1 घंटे बाद। डॉक्टर सदीकी ने कहा, ठीक है, मैं 1 घंटा आपके ऑफिस में बैठकर गुजार लूँगा। आप शायद कहीं जा रहे थे? जोसेफ ने कहा, हाँ, लेकिन अब नहीं। डॉक्टर सदीकी ने हिचकिचाते हुए कहा, आप मेरी वजह से मत रुकें डॉक्टर साहब, अब मुझे एतमीनान हो गया है, इसलिए अब मैं एतमीनान से 1 घंटा गुजार लूँगा। जोसेफ ने उनकी हिचकिचाहट को समझते हुए कहा, लेकिन ये दोनों ज़ख्मी कैसे हुए हैं? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके जिस्मों पर फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन उनके पूरे जिस्म इस तरह ज़ख्मी है जैसे उन्हें पत्थर मारे गए हों। डॉक्टर सदीकी ने कहा, ये एक मकान में मौजूद है कि इस मकान को बमों से उड़ा दिया गया और ये मलबे में दम गए। वैसे ये असल इमारत से बाहर थी, वरना शायद ये किसी सूरत भी ना बच सकते। जोसेफ ने अंदाज़ा लगाकर जवाब देते हुए कहा, अल्लाह ताला का करम है। क्या चीफ साहब को इतला दे दी गई है? डॉक्टर सदीकी ने ऑफिस में दाखिल होते हुए कहा, नहीं, ये स्नेक किलर्स के मिशन में जख्मी हुए हैं। मैं बॉस इमरान को इतला दे दूंगा, फिर वो खुद ही चीफ को बता देंगे। जोसेफ ने कहा, ओह, तो ये वही सिलसिला है जिसमें पहले भी ये शदीद जख्मी हुए जब इन पर कार पर बम मारा गया था। डॉक्टर सदीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा, जी हाँ, वही सिलसिला है। बहरहाल ऐसे कामों में ऐसा तो होता रहता है, जोसेफ ने कहा। और डॉक्टर सदीकी ने इस बात में सर हिलाया और चपड़ासी को बुलाकर उन्होंने जोसेफ के लिए जूस लाने का ऑर्डर दिया और फिर जोसेफ से माजरत करके वो दफ्तर से बाहर चल गए। अलबत्ता तो वो स्टाफ को हिदायत दे गए थे कि 1 घंटे बाद जोसेफ को जवाना और टाइगर के पास पहुंचा दिया जाए। जोसेफ ने उनके जाने के बाद फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इमरान बता चुका था कि ब्लैक ज़ीरो किसी मिशन पर मुल्क से बाहर गया हुआ है, इसलिए उसकी वापसी तक वो दानिश मंजिल में ही रहेगा। इसलिए उसने डॉक्टर सदीकी के सामने फ़ोन ना किया था और अब डॉक्टर सदीकी के जाने के बाद उसने दानिश मंजिल के नंबर प्रेस कर दिए। X2। दूसरी तरफ से मखसूस आवाज़ सुनाई दी। Like, comment, share, press the bell icon